बोल्शेविक क्रांति के कारण बोल्शेविक क्रांति के कारण अब क्या कारण रहे इसके? पहला कारण तो ये रहा जारशाही की निरंकुशता। जारशाही की निरंकुशता, क्योंकि उस समय रूस में जो जार था वो निरंकुश था। अलेक्जेंडर प्रथम के समय से ही। और रूस का जार कौन था? रूसी जार है अलेक्जेंडर प्रथम। अलेक्जेंडर प्रथम, इसके समय से ही रूस के जार जो है वो स्वेच्छाचारी शासन और सम्राट के देवी सिद्धांत में विश्वास करते थे। देवी सिद्धांत में विश्वास करने का मतलब होता है कि जार जो है स्वयं अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। देवीय प्रतिनिधि, देवीय सिद्धांत, शासन की संपूर्ण शक्ति जो है वो सम्राट में ही निहित थी। और जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कुछ उदारवादी नीति का भी सहारा लिया था, लेकिन उसके उदारवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वह दोबारा जो है प्रतिक्रियावादी बन गया और अंत में किसी आतंकवादी ने उसकी जो है वो हत्या कर दी। और इसके बाद उत्तराधिकारी हुआ अलेक्जेंडर तृतीय। इसने अपने पिता की हत्या के बाद ये अनुभव किया कि स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन के द्वारा ही सम्राट की सत्ता सुरक्षित रह सकती है, ये इसने अनुभव किया। तो अलेक्जेंडर तृतीय के बाद फिर आता है निकोलस द्वितीय। इसने भी जो है कठोर और दमनकारी नीति का सहारा लिया और उसी के शासनकाल में जो है 1905 की क्रांति हुई थी। उसे ड्यूमा यानी कि संसद के निर्वाचन की घोषणा करनी पड़ी, किंतु ड्यूमा के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं आई और वह सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी और उसका एकमात्र सम्राट को कार्य था सलाह देना, सम्राट को सलाह देना। सम्राट स्वयं अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करता और वही उनसे उन्हें जो है पद से हटा सकता था। सम्राट को ये अधिकार था कि ड्यूमा की सलाह को स्वीकार करे या ठुकरा दे, कोई ज़रूरी नहीं था। सम्राट ही जल थल के सेना का सेनापति होता था। रूस के नागरिकों की किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध था। जन विरोधी शासन के नीचे जनता मुसीबत में थी। क्रीमिया युद्ध, रूस जापान युद्ध में रूस की अपमानजनक पराजय से रूस की प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचा था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस को भारी हानि उठानी पड़ी। इन पराजयों के परिणाम स्वरूप रूस के अयोग्य और भ्रष्ट शासन का पर्दाफाश हो गया और जनता स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन की विरोधी हो गई और जनता का यह संतोष अंत में जो है क्रांति बनकर के सामने आया। दूसरा कारण रहा सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता 1789 के पहले जिस प्रकार फ्रांस में सामाजिक असमानता की स्थिति थी, ठीक वैसे ही जो है उसी समय रूस में भी यही बात थी, जिस प्रकार की बात फ्रांस में थी। रूसी समाज भी दो भागों में बटा हुआ था। पहला तो अधिकार युक्त वर्ग और दूसरा जो है अधिकार विहीन वर्ग, जिसके पास कोई अधिकार नहीं था। अधिकार युक्त वर्ग में सम्राट का कृपापात्र कुलीन वर्ग था, जो सम्राट को स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता को आवश्यक मानता था।
और एक वर्ग संपन्न व्यक्तियों का था। शासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर और अधिकांश भूमि पर इसी वर्ग का अधिकार था। अधिकारविहीन वर्ग में जो है कौन थे? किसान और मजदूर वर्ग थे, और उनकी हालत जो है बहुत ख़राब थी। इस प्रकार से जो है वहाँ पर सामाजिक असमानता थी। इस वजह से भी जो है क्रांति हुई। उसके बाद किसानों की दयनीय स्थिति, किसानों की दयनीय स्थिति, ये 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक यूरोप के प्रमुख राज्यों में औद्योगिक विकास हो चुका था, लेकिन रूस अभी तक जो है पिछड़ा हुआ था और कृषि प्रधान देश था, जहाँ किसानों की हालत बहुत ख़राब थी। कृषक दासों की मुक्ति के बाद भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था, क्योंकि इसके बाद भी लगभग 1/3 किसान वो भूमिहीन थे। जिन किसानों को भूमि प्राप्त हुई थी वहाँ पैदावार कम होती थी, उन पर अनेक प्रकार के कर लिए जाते थे, लेकिन अधिकांश किसानों को जो है गरीबी का जीवन बिताना पड़ रहा था। जिन किसानों के पास भूमि नहीं थी उन्हें जमींदारों की भूमि पर काम करना पड़ रहा था। जमींदार मनमाने ढंग से उनका शोषण करते। इसके अलावा किसानों पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। कोई भी किसान पुलिस की अनुमति के बिना गांव छोड़कर नहीं जा सकता था। किसानों में दरिद्रता निरंतर बढ़ती जा रही थी, तो उनमें शासन के विरुद्ध जो है असंतोष बढ़ रहा था, और 1905 में अनेक स्थानों पर किसानों के दंगे हुए। किसानों ने जमींदारों की भूमि पर अधिकार कर लिया और उनके मकानों को जला दिया, और 1905 के बाद किसानों की स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न किया गया, किंतु भूमि होने की समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर भी ड्यूमा में कैडेट दल ने भूमि का विसंपत्तिकरण करने का सुझाव दिया, किंतु शासन ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। तो किसानों के पास जो है शासन के विरुद्ध खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ समय तक तो जार की दमनकारी नीति के भय के कारण उनमें विद्रोह करने का साहस नहीं हुआ, लेकिन युद्ध में रूस की दयनीय स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके साथ ही साथ जो है मजदूर वर्ग में असंतोष, मजदूर वर्ग में असंतोष, रूस में जार जो था अलेक्जेंडर, इसके समय से ये व्यावसायिक क्रांति होने के कारण अनेक कल कारखाने स्थापित हुए, और इन कारखानों में काम करने के लिए लाखों मजदूर वो गांव छोड़ करके शहरों की तरफ आ गए, जिससे शहरों की संख्या बढ़ गई। ये मजदूर अधिकांश भूमिहीन किसान थे, जिनके पास कोई भूमि नहीं थी। तो किसानों, ये कारखानों के मालिकों ने उनकी असहाय और दयनीय स्थिति का लाभ उठाया, और उन्होंने कम से कम मजदूरी देकर के अधिक से अधिक काम करवाया। मजदूरी इतनी कम थी कि उनका जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाता था। फिर भी उन्हें रहने के लिए गंदी बस्तियों के तंग कोठरियाँ दी, जहाँ साधारण व्यक्ति का तो दम घुटने लग जाए। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए वे अपने मालिकों से कुछ भी नहीं कह सकते थे, न मजदूर संघ बना सकते थे। शासन सदैव उद्योगपतियों का साथ लेता था। अतः समाजवादी दल ने मजदूरों को पूंजीपतियों के विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा दी। मजदूर इस दल से अत्यधिक प्रभावित हुए और वह संघर्ष के लिए तैयार हो गए। 1902-3 यहाँ से जो है मजदूरों की हड़तालें शुरू हो गई, और 1905 की क्रांति के समय तो उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में समानांतर सरकारी बना डाली मजदूरों ने। 1905 के बाद सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन मजदूरों में असंतोष समाप्त नहीं हुआ। वस्तुतः मजदूरों पर समाजवादी दल का अत्यधिक प्रभाव था, और मजदूरों का आंदोलन जो प्रारंभ में आर्थिक सुधार के लिए था, अब वह राजनीतिक सुधार की भी मांग करने लगा। पहले तो आर्थिक सुधार के लिए मजदूरों ने आंदोलन किया, अब आर्थिक सुधार के साथ साथ जो है अब राजनीति में भी सुधार के लिए आंदोलित हो गए। मजदूर रूस में जारशाही की निरंकुशता और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहता था।
ये इस प्रकार से जो है मजदूरों में असंतोष। उसके बाद जार की रूसीकरण की नीति, ये भी जो है क्रांति के लिए उत्तरदायी है। जार की रूसीकरण की नीति जार की रूसीकरण की नीति। रूस में अनेक अल्पसंख्यक ये जातियां रहती थी और रूसी साम्राज्य के अधीन जो है वो पराधीन अनुभव करती थी। 1863 में ये पोलैंड ने रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए कठोर दमनकारी नीति भी अपनाई। विद्रोह का दमन कर दिया गया और विद्रोह का दमन करने के बाद जो है सम्राट ने पोलैंड में ये रूसीकरण की नीति अपनाई, जिससे उनकी राष्ट्रीय भावनाओं का दमन करने का प्रयत्न किया गया। शिक्षा का माध्यम रूसी भाषा कर दिया गया, सभी उच्च पदों पर रूसी पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई और इसी प्रकार जो है आर्मेनियन का भी दमन किया गया, यहूदियों की सामूहिक हत्या की गई। इस प्रकार रूस के प्रशासन ने जैसे जैसे अल्पसंख्यक जातियों की राष्ट्रीय भावनाओं का दमन करने का प्रयास किया, उनके हृदय में राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही उग्र होती गई। रूसी प्रशासन के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा और 19वीं सदी के अंत में जो है कुछ अल्पसंख्यक जातियों ने विद्रोह कर दिया। 1905 में जॉर्जिया, पोलैंड, बाल्टिक सागर, इनमें जो है भयानक विद्रोह हुए। जार निकोलस द्वितीय ने इसमें जो है इस प्रकार इन विद्रोहों को कुचलने के लिए ये अमानुषिक अत्याचार किया लोगों पर और उससे उनका विद्रोही बनना ये स्वाभाविक था। जार की रूसीकरण की नीति ने सभी अल्पसंख्यक गैर रूसी जो थे इन जातियों को शासन विरोधी बना दिया। इसके साथ ही साथ अगला कारण रहा जार निकोलस की अयोग्यता। जार निकोलस की अयोग्यता। भाई उस समय का जो सम्राट था ये जार निकोलस द्वितीय, ये आकर्षक व्यक्तित्व, मिलनसार व्यक्ति था, लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता वो सीमित थी। कोई भी व्यक्ति उसे सफलता से प्रभावित कर सकता था और उस पर जो है उसकी पत्नी महारानी एलेक्जेंड्रा, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और ये महारानी एलेक्जेंड्रा स्वयं जो है निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन में विश्वास रखती थी और साथ ही यह बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी। सम्राट में दृढ़ता का अभाव था, चारित्रिक दुर्बलता थी उसमें। इसके कारण स्वेच्छाचारी शासक के रूप में उसकी सफलता आरंभ से ही संदिग्ध थी। जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में अंतिम वर्षों में सम्राट और महारानी पर यह रासपुटिन नामक एक कुख्यात साधु का प्रभाव गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासन में रासपुटिन का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। अब दरबार में रासपुटिन के विरोधियों का एक दल तैयार होने लगा, जिसने दिसंबर 1916 में रासपुटिन की हत्या कर दी। यदि जार निकोलस द्वितीय में थोड़ी बहुत भी शासन करने की योग्यता होती तो वह राज दरबार और शासन की व्यवस्था पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता था और जिससे संभव है 1916 की क्रांति या तो होती ही नहीं थी, कुछ समय के लिए टाल दी जाती। लेकिन निकोलस द्वितीय ने अपनी मूर्खता से क्रांति को अनिवार्य बना दिया। उसके बाद रूस में बौद्धिक क्रांति। रूस में बौद्धिक क्रांति। रूस की बौद्धिक क्रांति के साथ साथ बौद्धिक क्रांति
फ्रांस की तरह जो है रूस में भी 1917 में क्रांति से पहले एक बौद्धिक क्रांति हुई और पश्चिमी यूरोप में उदारवादी विचारों का प्रवेश होने लगा। जार ने इन विचारों के आगमन पर रोक लगाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली जार को। रूस का मध्यम वर्ग पश्चिमी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसमें जो है टॉल्स्टॉय है, तुर्गनेव, दोस्तोवस्की, इनके उपन्यासों ने जो है रूस का जो शिक्षित वर्ग था, शिक्षित जनता को काफ़ी प्रभावित किया। इस प्रकार जो है मार्क्स, मैक्सी गोर्की, बाकुनिन, इनके समाजवादी विचारण ने जो है रूसी समाज में भारी बौद्धिक क्रांति पैदा की, बौद्धिक क्रांति। और रूस की इस बौद्धिक क्रांति ने 1917 की बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया या प्रोत्साहन मिला। उसके बाद ये समाजवाद का विकास, समाजवाद का विकास 1860 के बाद किसानों की दयनीय स्थिति से प्रभावित होकर के कुछ बुद्धिजीवियों ने ये समाजवादी विचारधारा को आधार बना करके एक आंदोलन प्रारंभ किया और इस आंदोलन के समर्थकों को, जिन जिन लोगों ने भी इन आंदोलन का समर्थन दिया, वो जो समर्थक लोग थे, इन समर्थकों को ये नारोदनिकी कहा जाता था। नारोदनिकी, समाजवादी विचारों को आधार बना करके आंदोलन प्रारंभ किया बुद्धिजीवियों ने। और इस आंदोलन में भाग लेने वाले, समर्थन देने वाले, इनको जो है नारोदनिकी कहा जाता था। वे चाहते थे कि किसानों के उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाए। 1883 में जो है रूस में ये मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा है। कुछ समय बाद समाजवादी ये दो दलों में बंट गया। एक तो जो है क्रांतिकारी समाजवादी दल बन गया और दूसरा जो है समाजवादी लोकतांत्रिक दल बन गया। 1903 में ये समाजवादी लोकतंत्र दल भी दो भागों में विभाजित हो गया दोबारा, और वो दो भाग थे, एक तो बोल्शेविक और एक मेनशेविक। बोल्शेविक दल के नेता वो लेनिन था, जो रूस में सर्वहारा वर्ग के सहयोग से रूस में जनतंत्र की स्थापना करना चाहता था। लेनिन रूस में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित करना चाहता था और मेंशेविक दल ये मजदूर वर्ग के साथ साथ जो है अन्य वर्ग के सहयोग से रूस में जनतंत्र स्थापित करना चाहता था। बोल्शेविक, ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 1883 में रूस में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा और कुछ समय बाद समाजवादी दो दलों में विभाजित हो गए। समाजवादी दो दलों में विभाजित हुए। ये समाजवादी दो दलों में विभाजित हुए। अब दो दल कौन से थे? वो दो दलों में विभाजित हुए तो एक तो क्रांतिकारी दल और एक दल था समाजवादी लोकतांत्रिक। उन्नीस 1903 में यह समाजवादी लोकतांत्रिक दल जो है वापस दो भागों में बंट गया। यह समाजवादी लोकतांत्रिक वापस दो भागों में बंट गया। दो भाग थे, एक तो बोल्शेविक और एक भाग था मेनशेविक। ये दो भागों में बंट गए, बोल्शेविक और मेनशेविक। और ये बोल्शेविक दल का नेता, इसका नेता कौन था? वो था लेनिन। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था।
ये अधिनायक तंत्र की स्थापना करना चाहता था। अधिनायक तंत्र की स्थापना करना चाहता था। और मेंशेविक दल ये मजदूरों का दल था। ये मजदूर दल था जो क्या चाहता था, ये चाहता था जनतंत्र स्थापित करना, जनतंत्र की स्थापना करना ये चाहता था। तो सम्राट ने समाजवादी विचारों के प्रसार को रोकने के लिए अनेक समाजवादी नेताओं को बंदी बनाया, लेकिन किसानों और मजदूरों में बढ़ते हुए असंतोष के कारण रूस में ये समाजवादी विचारों की बड़ी तीव्र गति से प्रसार हुआ। समाजवादी विचारधारा ने क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। इसी के साथ अगला कारण रहा रूसी नौकरशाही की अयोग्यता। रूसी नौकरशाही की अयोग्यता, अगला कारण रूसी नौकरशाही की अयोग्यता। रूसी नौकरशाही की अयोग्यता। रूसी नौकरशाही की अयोग्यता, यह पीटर महान ने शासन के संचालन के लिए विशाल नौकरशाही का निर्माण किया था। नौकरशाही के उच्च पदाधिकारी ये कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे जो स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन में विश्वास करते थे, अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाले। जनता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। इसी प्रकार से निकोलस द्वितीय में योग्य व्यक्तियों के चुनाव करने की भी क्षमता नहीं थी, और उसके समय में कई अयोग्य व्यक्ति जो है वो शासन की नीति को प्रभावित करने लग गए थे। अयोग्य व्यक्ति मनमाने ढंग से शासन करते थे, जनता का शोषण करते थे। रूसी नौकरशाही के उच्च पदों पर जर्मन पदाधिकारी नियुक्त थे जिन्हें रूसी जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। नौकरशाही ने केवल अयोग्य थे वरन भ्रष्ट भी लोग थे। अयोग्य तो थे ही सही, भ्रष्ट भी थे। प्रथम विश्व युद्ध में इस भ्रष्ट नौकरशाही ने सेना की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं किया। रसद और युद्ध सामग्री के अभाव में रूसी सैनिक बेमौत मारे जाने लगे। युद्ध के लिए एकत्र की जाने वाली धनराशि का भी दुरुपयोग किया जाने लगा। फलस्वरूप युद्ध में रूसी सेना को भारी हानि उठानी पड़ी और रूस की प्रतिष्ठा को भारी आघात लगा। इससे जनता के असंतोष में बहुत वृद्धि हुई और सभी जगह जो है क्रांति के चिन्ह दिखाई देने लगे रूस में। इस तरह से जो है रूस में ये बोल्शेविक क्रांति हुई। उसके बाद फिर मार्च की क्रांति का प्रारंभ हुआ। मार्च की क्रांति का प्रारंभ मार्च की क्रांति के प्रारंभ में ये मार्च की क्रांति का प्रारंभ अगस्त 1914 इसमें रूस ने विश्व युद्ध में प्रवेश किया और रूस की सेनाओं को सफलता मिली। किंतु कुछ समय बाद जो है जर्मन के विरुद्ध रूसी सेनाएं पराजित होने लगी और सेना को पर्याप्त युद्ध सामग्री नहीं मिल पाई, क्योंकि रूस के कारखाने पर्याप्त युद्ध सामग्री का उत्पादन नहीं कर पाए। युद्ध सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा। विदेशों से आए हुए हथियार भी बंदरगाहों पर पड़े रहते थे, उन्हें मोर्चे पर नहीं भेजा जा रहा था। यातायात का समुचित विकास नहीं हुआ था। इसके कारण समय पर जो है सैनिकों तक रसद नहीं पहुंचाई गई। रूसी सरकार ने प्रारंभिक 3 वर्षों में लगभग 15 लाख सैनिक मोर्चे पर भेज दिए, जिससे खेतों में काम करने वालों की कमी हो गई।
कृषि उत्पादन कम हो गया, सेना और नागरिकों के लिए खाद्य सामग्री की कमी हो गई, दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के भाव में वृद्धि हो गई, लोगों का जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया, किसान और मजदूरों में उत्तेजना बढ़ने लगी। युद्ध क्षेत्र में वापस भेजे गए निराश और क्रुद्ध सैनिकों ने भी उसका साथ दिया। जार पर उसकी पत्नी का प्रभाव था, वह जर्मन थी और अतः जो है रूस के प्रति उसकी कोई सहानुभूति नहीं थी, जिसके फलस्वरूप उस समय यह अफवाह फैली कि जार अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर के जर्मनी से संधि करना चाहता है। इससे सर्वत्र जो है उत्तेजना फैल गई और शासन में अनुचित हस्तक्षेप करने वाले पवित्र साधु ये रासपुटिन की दिसंबर 1916 में हत्या कर दी गई। इस हत्या से स्पष्ट हो गया है कि राज दरबार में भी एकता का अभाव है। इसके बाद भी जार निकोलस द्वितीय की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उसका अयोग्य शासन पहले की तरह ही जो है चलता रहा। भाई एक और तो सेनाओं की निरंतर हार से जनता क्रुद्ध थी, दूसरी ओर जो है अनाज, ईंधन, कपड़े आदि की कमी हो रही थी, जिससे इन वस्तुओं के भाव में बढ़ रहे थे। जनता का विश्वास था कि देश में इन वस्तुओं की कमी नहीं है, लेकिन पूंजीपतियों ने इन वस्तुओं का भारी स्टॉक कर लिया। जनता ने शासन की अयोग्यता और भ्रष्टाचार को इस स्थिति के लिए उत्तरदायी ठहराया और ऐसी स्थिति में रूस में अचानक क्रांति हो गई, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, जिसके लिए क्रांतिकारी दल भी तैयार नहीं था। क्रांति का तात्कालिक कारण था रोटी की कमी। 8 मार्च 1917 को मजदूरों ने भूख से व्याकुल होकर के पेट्रीघाट पर हड़ताल कर दी और मजदूरों की भीड़ ने सड़कों पर रोटी के नारे लगाना प्रारंभ कर दिए, लूटमार प्रारंभ कर दी। दूसरे दिन भी उग्र प्रदर्शन होते रहे, रोटी दो, इसके साथ साथ अत्याचारी शासन का नाश हो, इस प्रकार के नारे लगाए गए और 1 मार्च को पेट्रोगार के सभी कारखानों में हड़ताल हो गई। मजदूरों ने पुलिस के हथियार छीन लिए। सम्राट ने उनका दमन करने के लिए सेना भेजी, किंतु सेना ने भी आंदोलनकारियों का साथ दिया। सभी जगह क्रांति के चिन्ह दृष्टिगोचर देखने को मिले। सम्राट ने क्रोधित होकर के 12 मार्च को ड्यूमा को बंद कर दिया, वहाँ की संसद को, और सैनिक टुकड़ियों को आदेश दिया कि उपद्रवकारियों पर गोली चला दे, किंतु सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया और उपद्रवकारियों से वो जा मिले। हड़ताली मजदूर और सैनिकों ने मिलकर के सैनिक और मजदूरों के प्रतिनिधियों की क्रांतिकारी एक संघ बना ली और शासन की वास्तविक शक्ति अपने हाथ में ले ली और 14 मार्च को क्रांतिकारी परिषद और ड्यूमा के सदस्यों की एक समिति ने मिलकर के एक अस्थायी सरकार का वहाँ पर निर्माण कर लिया, जिसका अध्यक्ष जो है ये प्रिंस लाव को बनाया गया है। अस्थायी सरकार के मंत्री बड़े योग्य थे। क्रांतिकारी समाजवादी दल का नेता ये करंस्की न्याय मंत्री था और अक्टूबरिस्ट दल के नेता ग्यूचकाव युद्ध मंत्री था। संवैधानिक लोकतांत्रिक दल का नेता ये मिल्युकाव विदेश मंत्री था और 15 मार्च को निकोलस द्वितीय ने अपने भाई माइकल के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया, किंतु अस्थायी सरकार के सदस्य राजतंत्र बनाए रखने अथवा गणतंत्र की स्थापना के बारे में एक मत नहीं हो सके, अतः माइकल ने भी सिंहासन अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार से मार्च 1917 इसकी क्रांति के फलस्वरूप जो है रूस में यह निरंकुश सम्राट की शासन का अंत हो गया और पेट्रोगार्ड की क्रांति को संपूर्ण देश ने स्वीकार कर लिया। अस्थायी सरकार बन गई। अब अस्थायी सरकार ने क्या कार्य किए? अस्थायी सरकार ने तो एक तो भाषा और प्रेस की स्वतंत्रता घोषित कर दी उसने, दूसरी बात राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया और तीसरी बात यहूदियों के विरुद्ध जितने कानून बनाए गए थे सारे रद्द कर दिए। पोलैंड को स्वायत्त शासन का वचन दिया। देश का नया संविधान बनाने के लिए एक नवीन संविधान सभा का गठन किया गया। यह अस्थायी सरकार ने काम किए। अस्थायी सरकार को एक और तो असफल युद्ध संचालित करना था, दूसरी तरफ जो है ये इस प्रकार के अस्थायी सरकार ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर अपना कार्य प्रारंभ किया, लेकिन अस्थायी सरकार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भाई एक तरफ तो युद्ध असफल युद्ध को संचालित करना, दूसरी तरफ जो है आंतरिक व्यवस्था स्थापित करना है। दूसरी बात, जब विदेश मंत्री ये मिल्युकाव ने मित्र राष्ट्रों को सूचित किया कि रूस की सरकार युद्ध को जारी रखेगी, तब पेट्रीगार्ड की सोवियत ने इसका विरोध किया। इसके फलस्वरूप जो है विदेश मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा और इसके साथ ही गुचकाव ने भी त्यागपत्र दे दिया। तीसरी बात, पेट्रोगार्ड की सोवियत और उसके नेता अस्थायी सरकार में विश्वास नहीं रखते थे
और उन्होंने गांव-गांव में जो है स्वतंत्र सोवियतों का निर्माण कर लिया और अस्थायी सरकार और सोवियतों में मतभेद शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो है जून 1917 में ये पेट्रोग्राड की सोवियत ने जो है अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया। इसमें बोल्शेविक और मेल्शिक दल के प्रतिनिधि शामिल हुए और यहाँ पर 300 सदस्यों की अखिल रूसी सोवियत कार्यकारिणी समिति गठित की गई और वास्तविक कार्यकारिणी शक्ति जो है यह 20 सदस्यों की एक प्रेसिडेंशियल को दे दी गई। इस समय जो है लेनिन ने बोल्शेविक और मेल्शिक दल को सलाह दी कि वह लियाओ की सरकार को समाप्त करके अपना खुद का जो है मंत्रिमंडल बनाए और 1 जुलाई को इसके लिए मजदूरों का प्रदर्शन आयोजित किया गया। मजदूरों ने युद्ध बंद करो, पूंजीवादी मंत्रियों को हटाओ, सभी अधिकार सोवियतों को दो, इस प्रकार के नारे लगाए गए और 3 जुलाई को एक बड़ा विद्रोह हुआ, किंतु जो है उसको दबा दिया गया और सरकार को ऐसा लगा कि विद्रोह को भड़काने में बोल्शेविकों का हाथ था, अतः बोल्शेविकों को जो है कैद करने की आज्ञा दे दी गई। लेनिन को जो है रूस छोड़ करके भागना पड़ा। उसके बाद फिर करस्की की सत्ता, सोवियत और सरकार के बीच ये मतभेद बढ़ते गए। राजनीतिक विचारों से किसी को कोई संतोष नहीं मिला। अस्थायी लियाओ की सरकार रोटी की समस्या हल नहीं कर सकी, युद्ध बंद करके स्थायी शांति स्थापित करने में भी सफल नहीं हो पाई। इसके फलस्वरूप लियाओ सरकार का पतन हो गया और कैडेट दल के पतन के बाद जो है ये मेंशेविक दल के हाथ में सत्ता आ गई। इस दल का नेता जो है वो करेंस्की बनाया गया, करेंस्की को बनाया गया और वह क्रांति और रक्तपात का विरोधी था। वह युद्ध को यथाशीघ्र जो है सम्मानपूर्वक स्थिति में समाप्त करना चाहता था, किंतु बोल्शेविक दल उसका निरंतर विरोध करता रहा। इधर जो है समाजवादियों में पारस्परिक मतभेद बढ़ने लगे। इसी समय जो है करेंस्की और प्रधान सेनापति कार्निलाव, इनके बीच भी मतभेद बढ़ने लगे। उधर जर्मनी जो है निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। 3 सितंबर को जो है जर्मनी ने रीगा पर अधिकार कर लिया और इस स्थिति का लाभ उठा करके कार्निलाव ने सेना की सहायता से सत्ता हथियाने का प्रयास किया, किंतु करेंस्की ने बोल्शेविकों की सहायता से ये कार्निलाव के प्रयत्न को विफल कर दिया। इससे बोल्शेविकों को अपना प्रभाव बढ़ाने का अच्छा अवसर मिल गया। इस प्रकार से जो है ये क्रांति के कारण और अस्थायी सरकार का गठन, कारण और क्रांति के कारण के बाद जो है इसमें अगला टॉपिक उसके परिणाम, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्रांति के परिणाम।